Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Today, we are going to see one more chapter of Class 10 NCERT First Flight, fourth chapter from the Diary of Anne Frank, written by Anne Frank. My dear students, this is really a very beautiful story. In this video, I am going to explain line by line and also going to discuss the meanings of the new word. So, before we go ahead, let's see the introduction of Anne Frank. एनलिस मैरी, ये एन फ्रैंक का पूरा नाम है। उसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 में और उसकी डेथ हुई थी फरवरी मार्च 1945 में। डेट मंथ सर्टेन नहीं है, इसलिए 2 मंथ्स यहाँ पर दिए हैं। शी वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ अ फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम। तो ये डायरी के ज़्यादा करके हिस्से उसने जब वो छुपी हुई थी अपने फैमिली के साथ और अपने 4 दोस्तों के साथ, कहाँ पर 4 दोस्तों के साथ, कहाँ पर एम्स्टर्डम में, तब उसने इस डायरी के ज़्यादा करके अंश लिखे। ड्यूरिंग द जर्मनी ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब नाजीज जर्मनी पर कब्जा कर रहा था तब की बात है ये। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazis occupation extended into Netherlands. फिर बाद में वो नेदरलैंड जाकर छुप जाते हैं। Her family moved to Amsterdam जो नेदरलैंड की कैपिटल है। फिर नाजीज ने जर्मनी के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर बाद में वो नेदरलैंड के ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं। एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जूइश, जब उनका अत्याचार जूइश के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता है, पॉपुलेशन इंक्रीज, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तब ये परिवार क्या करता है, अपनी पापा की मीन्स एन फ्रैंक के जो पापा है उनका नाम है ऑटो फ्रैंक, उनके ऑफिस के बिल्डिंग के हिडन रूम्स में जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर जाकर ये लोग सहारा ले लेते हैं और वहाँ पर जाकर छुप जाते हैं। अब क्या होता है कि दोस्तों उस टाइम पर नाजीज़ के जो लीडर थे वो तो आपको पता ही होगा, एडोल्फ हिटलर, उसका अत्याचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ऐसा सोचता है कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वो ऐसा सोचता है कि उसमें जूइश का सबसे बड़ा हाथ है। जूइश की वजह से ये हमारी जो कंट्री है जर्मनी वो ऊपर नहीं उठ पा रही है, इसलिए वो सभी जूइश लोगों को मार देना चाहता था। इतना ज़्यादा वो मीन्स अत्याचारी था उस टाइम पर। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। नाउ द फैमिली आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड। 2 साल तक वो परिवार अपने पापा के ऑफिस में मीन्स ऑटो फ्रैंक के ऑफिस में छुपे रहते हैं। फिर बाद में ये परिवार को पकड़ लिया जाता है और उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनको लेकर जाया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होते हैं दोस्तों, पहले समझ लो आप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक प्रकार के चैम्बर होते हैं जिस चैम्बर में बहुत सारी पब्लिक को भर दिया जाता था, ठूस दिया जाता था और उसमें जहरीली गैस छोड़कर बहुत सारे जूइश लोगों को मार दिया जाता था। सिस्टम वेयर एंड डाइड ऑफ टाइफस। अब ये टाइफस क्या है, ये एक रेक्टेशियल डिजीज़ है ट्रांसमिटेड बाय बॉडी लाइस एंड कैरेक्टराइज बाय स्किन रैश एंड हाई फीवर। तो बहुत ही बुरी तरीके से एन फ्रैंक की डेथ होती है इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। तो उनकी जो बड़ी बहन थी मार्गो फ्रैंक, हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। तो अब उसमें क्या होता है कि उनकी बहन की डेथ भी उनकी आंखों के सामने हो जाती है। उनके परिवार का हर सदस्य उनकी डेथ हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्वाइवर होते हैं और वो है एन फ्रैंक के पिताजी ऑटो फ्रैंक। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, वो वापस आते हैं आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उसकी डायरी को बचा लिया जाता है, उसकी डायरी वहाँ पर मिलती है। अब इसमें क्या होता है, अलाइड फोर्सेस आते हैं जो बाद में सारे कंसंट्रेशन कैंप के ऊपर अटैक करके बहुत सारे लोगों को बचा लिया जाता है। लेकिन अगर ये अलाइड फोर्सेस अगर पहले आ जाती तो शायद एन फ्रैंक बच जाती, लेकिन तब तक एन फ्रैंक नहीं रहती है। कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ डायरी ऑफ द यंग गर्ल। और उसी डायरी का आज कुछ अंश हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही फेमस डायरी है, बहुत ही फेमस बुक है ये। अगर कभी मौका मिले आपको तो ये डायरी आप ज़रूर पढ़ना। चलिए देखते हैं आगे। So now my dear students, the diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry on 1st August 1944. So this diary she got as a birthday gift on her 13th birthday, and who gave her the birthday gift? Her father. और इस डायरी में उन्होंने एंट्री 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक उन्होंने अपनी एंट्रीज़ इस डायरी के अंदर की थी। उन्होंने अपनी फीलिंग्स लिखी थी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस एंड
became one of the world's most widely read books. तो पहले तो एन फ्रैंक ने इसको डच लैंग्वेज में लिखा था, फिर बाद में ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया था, और दिस बुक बिकेम द वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स. There have also been several films, television, theatrical productions and even on opera based on this diary. तो बहुत सारे movies फिर बने इसके ऊपर, films बने, television, theatrical productions, opera. Described as the work of a mature and insightful mind. Now, this diary was really a work of a mature and insight means intelligent mind. मीन्स इस तरीके से उसने इस डायरी में लिखा था जैसे कि कोई बहुत ही इंटेलिजेंट के आदमी लिखता है वैसे. द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन मीन्स अ वेरी क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर द नाजी रूल. तो नाजी रूल में जो उसके डेली एक्सपीरियंस है उसके बारे में उसने लिखा है. एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड मीन्स प्रसिद्ध एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम. तो होलोकॉस्ट विक्टिम मीन्स अ मास मर्डर ऑफ द ज्यूज़ अंडर द नाजीज. उन सभी लोग जो इसके विक्टिम थे उन सभी में से एन फ्रैंक का बहुत ही नाम है. एन फ्रैंक को बहुत ही रिस्पेक्टफुली याद किया जाता है आज भी. तो आई होप दोस्तों आपको ये एन फ्रैंक का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा. कभी मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़ना इनके बारे में. दिस इज़ रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो लेट्स गो अहेड. Writing in diary is really strange experience for someone like me. Here me means my dear students Anne Frank. एन फ्रैंक ये सोचती थी कि डायरी लिखना ये उनके लिए एक अलग और अजीब एक्सपीरियंस उनको लगता था. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग एल्स, इसलिए नहीं कि उन्होंने पहले कुछ लिखा नहीं था दोस्तों, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन बाद में नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड. कोई इस डायरी को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इंटरेस्ट में. इन द म्यूजिंग्स, म्यूजिंग मीन्स अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट्स ऑफ द 13 ईयर. एक 13 साल की लड़की के थॉट्स को कौन पढ़ेगा, उनको खुद को भी वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इसलिए उनको डायरी लिखना अच्छा नहीं लगता था. ओ वेल इट डजंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग. कोई बात नहीं अगर इसको ये है तो, लेकिन फिर भी उनको इच्छा हो रही थी डायरी लिखने की. क्यों? एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड to get all kinds of things off my chest. To get all kinds of things off my chest means to express something that has been worrying you and you wanted to say to other people, okay, you wanted to share with the other people. अब उनके अंदर भी बहुत कुछ ऐसा था कि जो उनको बॉदर कर रहा था, वरी कर रहा था, और वो किसी से शेयर करना चाहती थी. तो उनको अंदर से एक आवाज़ तो आ रही थी कि डायरी लिखो. सो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, कुछ भी हो लेकिन वो डायरी लिखेगी, क्योंकि उनको ये बहुत सारी चीज़ें किसी के साथ शेयर करनी थी, और उनको लगा कि डायरी एक सबसे अच्छा सोर्स है जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें अपनी फीलिंग्स लिख सकती हैं. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट्स. ये आपके व्हाट्सएप का स्टेटस बन सकता है. अब उसने सोचा कि लोगों के अंदर इतनी पेशेंस नहीं है कि वो जब हम कोई चीज़ उनके साथ शेयर करते हैं कि वो हमें सुने, लेकिन जो भी चीज़ आप पेपर पर रखना चाहते हो तो पेपर कभी आपके साथ कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है या आपको कोई कंप्लेन नहीं करता है, लेकिन वो सारी चीज़ें आप अपने विचारों को पेपर पर रख सकते हो. इसीलिए ये सेंटेंस वो कहती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. आजकल आपने देखा होगा लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है. पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, और वो पेशेंस वो पेपर के अंदर देखती हैं. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. अब ये तब की बात है जब वो कह रही थी on those days when I was feeling little depressed, जब वो बहुत थोड़ी डिप्रेस थी, and was sitting at home, जब वो घर पर बैठी थी अपने चिन को दोनों हाथों में लेकर, bored and listless, no energy और इंटरेस्ट, वंडरिंग वेदर कि वो घर में रहे या कहीं बाहर जाए. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और जहाँ पर वो थी वहीं पर वो रहे. ब्रूडिंग मीन्स एंगेज्ड इन डीप थॉट्स अबाउट समथिंग दैट मेक्स वन सैड. सोचते रहना, कभी कभी आप ख्यालों में रहते हो और वो थॉट्स ही आपको ज़्यादा सैड बना देते हैं. सो शी वॉज थिंकिंग, जहाँ थी वो वहीं पर रही घर पर, और सोचती रही कि क्या करूँ, दोस्तों के साथ मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर करूं या पेपर पर लिखूं. और फाइनली वो एक डिसीजन ले लेती है. यस,
Paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff back notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit difference. तो लास्ट में वो डिसीजन ले लेती है कि वो अपने जो विचार है उसको वो पेपर पर रखेगी, क्योंकि वो कंसिडर करती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक. और फिर बाद में उसके पास एक स्पेशल डायरी होती है, वो डायरी लिखने का डिसाइड करती हैं. एंड शी इज़ नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक. स्टिफ बैक मीन्स बहुत ही अच्छी तरह से बाइंड किया हुआ, जिसको वो नोटबुक कहती है, और उसको बहुत ही सम्मान से उसका नाम लेती है इन अ प्राउड मैनर, ग्रैंडली. ओके, ग्रैंड, आपने वर्ड सुना होगा, ग्रैंडली रिफर टू व्हाट, हर डायरी. उस डायरी को वो रिफ़र करके बोलती है ग्रैंडली. तो वो लास्ट में डिसाइड करती है कि वो डायरी लिखेगी. ओके, इस डायरी पर वो अपने सारे विचार के रखेगी, अनलेस, जब तक कि उसे कोई, आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई एक अच्छा दोस्त नहीं मिल जाता. हाँ, अगर कोई अच्छा दोस्त मुझे फ्यूचर में मिल जाता तो उसे ये डायरी में पढ़ने के लिए दूंगी. इट प्रॉबली वॉन्ट मेक अ बिट डिफरेंस. और ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं करेगा. ओके, बिट डिफरेंस, तो ये कुछ इतना मैटर नहीं करेगा अगर मैं किसी को मेरी डायरी पढ़ने के लिए दूँ तो. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. आई डोंट हैव अ फ्रेंड. सो नाउ आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि मैंने क्यों डिसाइड किया डायरी लिखने का. क्यों? क्योंकि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कोई उनका दोस्त नहीं था, कोई उनका सच्चा दोस्त नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करती है डायरी को लिखने का. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. चलो मैं आपको थोड़ा और अच्छी तरह से समझाती हूँ. सिंस नो वन विल बिलीव दैट 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. कोई बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में अकेली है. ऑफकोर्स अकेली नहीं होती, उसका एक फैमिली होती है, एंड आई एम नॉट, और वो भी अकेली नहीं है, उसकी भी एक फैमिली है. देखते हैं उनके फैमिली में कौन कौन मेंबर है. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, एंड देयर आर अबाउट 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. तो उनके फैमिली में उनके पेरेंट्स हैं, उनकी एक बड़ी बहन है, 16-year-old सिस्टर है, देर आर 30 पीपल जिनको वो दोस्त बुलाती है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, आंट्स हैं, और बहुत ही अच्छा घर है. नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग. उनके पास सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं है, वो है ट्रू फ्रेंड. उनका कोई सच्चा दोस्त नहीं है. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम. नाउ हियर एंड फ्रैंक थिंक्स दैट कि जब भी वो अपने दोस्तों के साथ हो तो वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करें. ओके, हैविंग अ गुड टाइम. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, एंड दैट्स द प्रॉब्लम. जब भी वो अपने दोस्तों के साथ होती है तो वो कोशिश तो करती है, लेकिन फिर भी वो रोज़मर्रा की ही बातें कर पाती हैं, लेकिन वो किसी भी अपने दोस्त के साथ क्लोज नहीं हो पाती हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा वो कहती है. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट्स वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. कन्फाइड मीन्स टू टेल द पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली और प्राइवेटली टू अ पर्सन वन ट्रस्ट. ओके, मीन्स शेयर योर सीक्रेट्स. वो खुद का ही फॉल्ट निकालती है. वो कहती है कि इट्स माई फॉल्ट दैट आई एम नॉट एबल टू शेयर माई सीक्रेट्स विद दोज माई फ्रेंड्स. तो अब होता है, कुछ इंसानों के नेचर जो होते हैं वो बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं. मीन्स यहाँ पर वो ये कहती है कि मीन्स उसका जो नेचर है जो शायद बदल नहीं सकता, और वही शायद उन लोगों से घुल मिल नहीं पाती हैं. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, और ऐसी ये चीज़ें हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज. अब कुछ लोगों के नेचर ऐसे होते हैं कि जो शायद चेंज होना डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है, वो लोगों के जैसा अपने आप को मोड़ नहीं पाते. तो इसलिए वो भी ऐसा ही सोचती है कि शायद ये प्रॉब्लम उनका ही है, जो शायद कभी चेंज नहीं होगा. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. और इसी वजह से उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया है. तो यहाँ पर वो बताती हैं कि वो कोशिश तो बहुत करती थी दोस्तों के नज़दीक आने का, उनसे बातें करने का, शेयर करने का, लेकिन वो शायद अच्छे दोस्त बना भी नहीं पाती थी. तो इसीलिए उन्होंने लास्ट में डायरी लिखना शुरू किया.
To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. So my dear students, whenever the students or the people start writing the diary, they write their introduction, they write about their past, but ये एन फ्रैंक के लिए सिर्फ एक डायरी नहीं है, लेकिन उनके लिए एक लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है उनका. और इसमें शी इज़ नॉट गोइंग टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल डू. ओके, ज़्यादा करके लोग फैक्ट्स लिखते हैं, ओके, मीन्स फैक्चुअल बीज फंडामेंटल फैक्ट्स लिखते हैं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करने वाली हैं. आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. ये उनकी दोस्त बनेगी एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड, और इस दोस्त को वो नाम भी देने वाली है और वो है किटी. याद रखना दोस्तों, ओके, ये डायरी का नाम है किटी. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. To plunge right in means start writing at that moment. A brief sketch of my life means introduction. अब एन फ्रैंक यहाँ पर कहती है कि अगर वो आज से ही अपनी डायरी लिखना शुरू कर दे तो शायद अगर कोई उसकी डायरी को पढ़ेगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि वो कहना क्या चाहती है. तो इससे उसे ना चाहते हुए भी उसे शुरू में अपने बारे में लिखना पड़ेगा. शी विल हैव टू राइट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हर सेल्फ, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ताकि लोगों को समझ में आए कि वो कौन है और क्या लिखना चाहती है और क्या कहना चाहती है. सो शी विल हैव टू गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हर सेल्फ विच शी डजंट लाइक राइटिंग इट. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th June 1929. Now my dear students, here Anne Frank कहती है कि उसके जो पापा है वो बहुत ही एडोरेबल और बहुत ही लविंग, एंड जिनका नाम है ओटो फ्रैंक, वो उनकी एन फ्रैंक की मम्मी से जब वो 36 ईयर ओल्ड होते हैं और उनकी मम्मी 25 ईयर ओल्ड होती है तब वो शादी करते हैं. माई सिस्टर, जिनका नाम है मार्गोट, जिनका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था 1926 में, और उनका जन्म 12 जून 1929 में हुआ था. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. तो एन फ्रैंक lived in Frankfurt until she was 4 year old. जब तक वो 4 साल की थी वो फ्रैंकफर्ट में रहती थी, और उसके पापा, emigrated means leave one's own country in order to settle permanently in other country, to Holland in 1933. तो 1933 में उसके पापा हॉलैंड चले जाते हैं. My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in month of September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. सो उनकी ममा, जिनका नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी हॉलैंड चले गए कौन से महीने में, सितंबर में. और मार्गोट और एन फ्रैंक वो चले गए आचेन सिटी इन जर्मनी टू स्टे विथ देयर ग्रैंडमदर, उनकी ग्रैंडमदर के पास रहने के लिए चले गए. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी. तो फिर उसकी बड़ी बहन मार्गोट जो दिसंबर में हॉलैंड चली गई, एंड एन फ्रैंक had gone in the month of February. When I was plunked down, that is put down in a casual way on the table as a birthday present for Margot. और फिर Margot को बोला गया कि ये रहा तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट, तुम्हारी छोटी बहन. I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. So she took the admission in the nursery school, okay, in the Montessori nursery. Stayed there till she was 6, and then she got the admission in the first form. First form means class 1. In the 6th form, in the class 6th, her teacher was Mrs. Cupris, the headmistress. Headmistress means the head teacher of the school. At the end of the year, we both were in tears as we said heartbreaking farewell. जब वो क्लास 6th ख़त्म हुई तो मिसिस क्यूपरस एंड एन, वो दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, और जब वो एक दूसरे से अलग हुए तो वो दोनों बहुत ही रोए. अब यहाँ पर ये कहना चाहती थी कि उनकी जो बॉन्डिंग थी मिसिस क्यूपरस के साथ, जो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. तो उनकी टीचर और वो जब अलग हुए
तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. So what happened in the summer days in 1941? ग्रैंडमा जी की तबीयत, एन फ्रैंक के जो ग्रैंडमा थे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनका जो बर्थडे था एन फ्रैंक का वो भी बहुत ही कम सेलिब्रेशन में सेलिब्रेट किया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। 1942 में उनकी ग्रैंडमा का देहांत हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता जो कि मैं कितना मेरी ग्रैंडमा को आज भी याद करती हूँ और उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमाज कैंडल वॉज लीट अलॉन्ग विद द रेस्ट। सो दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, जब उनका दूसरा बर्थडे आया 1942 में, तब बाकी सब कैंडलों के साथ उन्होंने ग्रैंडमा की भी कैंडल के उस केक के ऊपर लगाई थी। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट 20th June 1942 एंड द solemn dedication of my diary. So the four of us means father, mother, her elder sister and Anne Frank. So all those four of them are doing well and she brings us to the present date. और आज की जो डेट है वो है 20 जून 1942, जिस दिन से वो डायरी लिखना शुरू करती है, जिसको वो कहती है सोलम, दैट इज सेक्रेड डेडिकेशन ऑफ हर डायरी। सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं, पार्ट 2 को देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।